एपिसोड 142 इंडिया चंडीगढ़ 3 दिन बाद बेदी फैमिली अब इंडिया पहुंच चुकी थी। सबके सब ये सोच ही रहे थे कि वो लोग नम्रता की फैमिली से बैठकर बात करेंगे आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट के लिए। अमन नम्रता को डिवोर्स देने के लिए भी राज़ी हो चुका था, मगर तभी बेदी मैंशन की डोरबेल बजी। मंजीत डर के कारण राजबीर को देखने लगी। उसकी तो इतनी भी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो जाकर दरवाज़ा खोल सके। आज ज़िंदगी में पहली बार उसे इतना डर लग रहा था, क्योंकि अब बात उसके बेटे के भविष्य पर जो आ चुकी थी। मैं खुलती हूँ। सायशा अपनी जगह से उठी और दरवाज़ा खोलने के लिए चली गई। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने पुलिस खड़ी थी। लेडी इंस्पेक्टर आस्था सिंह और उनके साथ एडवोकेट ऋचा कुमारी। हटिए सामने से। कहाँ है अमन सिंह बेदी? आस्था हाथ में बैटन लिए कड़क आवाज़ में बोली। अमन सामने वाले सोफे पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही आस्था एक झटके में पहचान गई, क्योंकि उसने कुछ न्यूज़पेपर्स में बेदी परिवार की पिक्चर्स देखी हुई थी। मिस्टर अमन सिंह बेदी, यू आर अंडर अरेस्ट। आपकी वाइफ मिसेस नम्रता बेदी ने आपके खिलाफ़ केस किया है कि आप और आपका परिवार उनके साथ मारपीट करते हैं, उन्हें मेंटली और फिज़िकली टॉर्चर करते हैं। आस्था अमन से बोली और वो उसे बहुत ही शांति से सुन रहा था। मिस्टर अमन सिंह बेदी, आप सुन रहे हैं कि मैं क्या कह रही हूँ? आपको हमारे साथ चलना होगा। एक बार फिर से इंस्पेक्टर आस्था बोली कड़क स्वर में। एक्चुअली क्या है ना मिस, मैं आपके साथ चल ही नहीं सकता, क्योंकि आप लोग गलत एड्रेस पर आए हैं। मेंटली और फिज़िकली टॉर्चर मैंने उसे नहीं किया है, इनफैक्ट उसने मुझे किया है। इवन उसने तो मेरी जान लेने की भी कोशिश करी है। आप थाने में जाकर पता कर सकती हैं। मैंने नम्रता के खिलाफ़ पहले ही एफआईआर दर्ज करवा ली थी, जिस दिन उसने मुझे स्लो पॉइज़न दिया और फिर इंडिया आ गई। आप एक बार तारीख तो चेक देख लीजिए, नम्रता की लिखवाई कंप्लेंट में और मेरी लिखवाई कंप्लेंट में, जो मैंने लंदन में पुलिस स्टेशन में भी दर्ज करवाई है और यहाँ इंडिया में भी। अमन ने कंप्लेंट की कॉपी दिखाते हुए कहा। आस्था ने जब अमन की एफआईआर वाली कॉपी पढ़ी तो उसे यकीन करना पड़ गया, क्योंकि जो रिपोर्ट वाली कॉपी उसके हाथ में थी वो नम्रता की कंप्लेंट के 4 दिन पहले की थी, लंदन के हिसाब से। और उस टाइम वो वहीं लंदन में एयरपोर्ट पर ही थी जिस वक्त अमन को क्रोमवेल हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। एक पल के लिए आस्था और ऋचा का दिमाग काम करना बंद हो गया, मगर फिर ऋचा बोली, बट मिस्टर बेदी, आपको हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। हाँ ठीक है, हम लोग चलते हैं आपके साथ, मगर हम लोग बहुत ही रेप्यूटेड फैमिली से आते हैं और मेरा बेटा असली विक्टिम है, इसलिए आप उसे हथकड़ी लगा कर नहीं ले जा सकते। राजबीर बोला तो आस्था कुछ कह ही नहीं पाई राजबीर सिंह बेदी के आगे। पुलिस स्टेशन में जैसे ही बेदी परिवार पहुंचा तो उन्होंने देखा वहाँ सहगल परिवार भी पहले से ही मौजूद था। राजबीर भाई साहब, ये आप लोगों ने ठीक नहीं करा मेरी बच्ची के साथ। सताक्षी सहगल, नम्रता की माँ, भावुक स्वर में बोली। हमने क्या किया है सताक्षी जी? ये सवाल तो हमें आप लोगों से करना चाहिए। कैसे संस्कार दिए हैं आप लोगों ने अपनी बेटी को? अगर ये मेरे बेटे के साथ नहीं रहना चाहती है तो बोल देती। मेरे बेटे की जान लेने पर क्यों उतर आई है? राजबीर भी सहगल परिवार पर फट पड़ा। ये क्या बोल रहे हैं भाई साहब आप? हमारी बेटी ऐसे क्यों करेगी? अरे हम तो आपके बेटे अमन को हीरा समझते थे। हमें तो लगा था कि हमारी बेटी को खुश रखेगा, मगर इसने तो हमारी बेटी के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। नम्रता के पापा मनोहर सहगल गुस्से से बोले। अच्छा, तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने आपकी सोने जैसी बेटी के साथ मारपीट करी है ससुर जी? 1.5 साल हो गया है शादी को। 1.5 साल में तो आप लोगों को कभी ऐसी शिकायतें नहीं आई, फिर अचानक से कैसे आ गई ऐसी शिकायतें? और आपकी बेटी का तो ये आरोप भी है हम पर कि हम इसे दहेज मांग रहे हैं,
किस चीज़ की कमी है यहाँ पर जो हम आप लोगों से दहेज मांगेंगे, बताइए। अमन कड़क स्वर में अपने ससुर से बोला तो अब वो चुप हो गए, क्योंकि कहीं ना कहीं अमन की बात बिल्कुल सही थी। मैं आपकी बेटी को तलाक देने के लिए तैयार हूँ, ये रहे डिवोर्स पेपर्स। बहुत बड़ी गलती करी मैंने आपकी डायन जैसी बेटी को एक और मौका देकर, लेकिन अब ये गलती मैं दोहराऊंगा नहीं दोबारा। अमन ने अपने ब्लेज़र के अंदर वाली पॉकेट से पेपर्स निकाले और मनोहर जी के हाथ में थमा दिए। ओह नो, ये सब तो उल्टा ही पड़ गया यार। अनिरुद्ध को क्या जवाब दूंगी मैं, वो तो मेरी जान ले लेगा। उसका तो सपना था बेदी परिवार को सलाखों के पीछे देखने का, मगर ये सपना तो अब उसका धरा का धरा ही रह गया। नम्रता अपने मन में बोली, नम्रता जी, मिस्टर बेदी तो आपको तलाक देने के लिए राज़ी हैं, आप भी साइन कर दीजिए इन कागज़ों पर। और आस्था अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई कि नम्रता ने बेहोश होने का नाटक किया। एक पल के लिए सब घबरा गए, वो नीचे फर्श पर गिर गई। उसका ये बेहोश होने का नाटक सिर्फ और सिर्फ अमन ही समझ पाया था, बाकी सब तो एक पल के लिए नम्रता के इस जाल में फंस चुके थे। एक लेडी कांस्टेबल ने तुरंत नम्रता की आंखों पर पानी की छींटें मारना शुरू किया, मगर उसे होश आ ही नहीं रहा था। उसकी उस ढीठपनी को सिर्फ अमन ही रास्ते पर ला सकता था। उसने आस्था के टेबल पर से पानी का ग्लास उठाया और उसके मुंह पर फेंक दिया। नम्रता झटके से उठकर बैठ गई और चेहरे पर से पानी को साफ करते हुए अमन पर चलाई। व्हाट द हेल, ये क्या बदतमीजी थी। यू जस्ट स्टे इन योर लिमिट, यू गॉट इट। अमन एकदम नम्रता के नज़दीक आकर खड़ा हो गया तो वो सहम सी गई। उसे डर था कि कहीं अमन उस पर हाथ ना उठा दे। वहीं अपने केबिन में बैठे हुए अनिरुद्ध पुलिस स्टेशन में हो रहे तमाशे को लाइव टेलीकास्ट देख रहा था। उसे नम्रता की हरकतों पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था इस वक्त। उसका मन तो कर रहा था कि अगर वो इस वक्त उसके सामने मौजूद होती तो वो उसे खुद अपने हाथों से गोली मार देता। कितनी इडियट है ये, ऐसे तो आसानी से मेरा नाम ले लेगी और फिर ये बेदी परिवार मेरा जीना दुश्वार कर देगा। इधर मिस्टर राठौड़ और भाई साहब ही मेरा जीना मुश्किल कर देंगे। अनिरुद्ध को अब नम्रता की हरकतों से टेंशन होने लगी थी। उसकी हरकतों को देखकर मुझे ही कुछ करना होगा, नहीं तो ये नम्रता मेरा नाम ले लेगी कि उसे ये सब करने के लिए मैंने कहा था। अनिरुद्ध खुद से बातें कर ही रहा था, तभी पीछे से अभय की आवाज़ आई, क्या करना पड़ेगा तुझे। अनिरुद्ध ने जैसे ही अभय की आवाज़ सुनी तो वो मन में कोई बहाना ढूंढने लगा। उसे डर था कि कहीं उसके भाई ने उसकी सारी बातें सुनना ली हों। कुछ नहीं भाई, आप वहाँ क्यों खड़े, अंदर अंदर आइए ना। अनिरुद्ध अपने चिंता भरे चेहरे पर खुशी की चमक लाने की कोशिश कर रहा था, मगर अभय उसकी बातों में कहाँ आने वाला था। अभय उसके पीछे पड़ गया। बता मुझे क्या छुपा रहा है तू मुझसे। अभय की टोन इस वक्त काफ़ी ज़्यादा कड़क थी। भाई कुछ नहीं, वो मैं सारिका के बारे में सोच रहा था। अनिरुद्ध ने अपनी कही लाइन सारिका पर ही शिफ्ट कर दिए, मगर उसे ज़रा सा भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि अभय अभी अभी सारिका से ही मिलकर आ रहा था। तो झूठ ज़रा कम बोला कर, बात कुछ और है। तो तू मुझे वो बात बता क्योंकि सारिका से तो मैं अभी अभी मिलकर आ रहा हूँ। वो बेचारी बहुत रो रही थी, तूने उससे शादी करने से मना क्यों किया। अभय ने अनिरुद्ध की वाट लगानी शुरू कर दी, क्योंकि भाई सारिका ने गुलशन। फिर अनिरुद्ध ने अभय को सारिका की सारी बदतमीजियों के बारे में बता दिया। अनिरुद्ध की पूरी बात सुनने के बाद तो अभय उससे बोला, तेरा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ठीक है, मगर शादी से क्यों मना कर दिया तूने। और तो और तूने उसे कोको से भी कंपेयर किया, ऐसा क्यों। क्योंकि भाई सारिका से शादी करने के बाद मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा सिवाय नुकसान के। वो तो पैसा पानी की तरह बहाती है अभी से ही। जिस चीज़ पर वो हाथ रख देती है उसे लेकर ही दम लेती है। जब शादी हो जाएगी तब क्या करेगी वो मेरा हाल, कंगाल करके छोड़ देगी वो मुझे। शादी करके मैं राठौड़ महल में लक्ष्मी नहीं लालची लेकर आऊँगा। मंजूर है आप लोगों को। अनिरुद्ध ने अभय को अपनी बात समझाई तो उसकी परिस्थिति अब अभय थोड़ी थोड़ी समझने लगा था। तो मतलब तू उससे शादी नहीं करेगा, है ना। अभय ने एक बार फिर से उससे कंफर्म करने के लिए ये पूछा तो अनिरुद्ध ने अपना सिर ना में हिला दिया, ये कहकर कि मैं उससे शादी नहीं करूँगा।
हरगिज़ नहीं। तो तुझे पसंद कौन है ये भी बता दे। अभय अनिरुद्ध से सुनना चाहता था कि असल में उसे पसंद कौन है। भाई मुझे, अनिरुद्ध कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसका फ़ोन रिंग करने लगा। कॉल काफ़ी अर्जेंट थी इसलिए उसने पिक कर ली। बोलो। अनिरुद्ध ने उस कॉलर का नाम अभय के सामने नहीं लिया क्योंकि अभय भी उस कॉलर को बहुत अच्छे से जानता था। तुम्हें जैसा ठीक लगे, हैंडल बाय योरसेल्फ। अनिरुद्ध ने र्यूडली जवाब दिया और फिर कॉल काट दी। किसका कॉल था? अभय ने पूछा। तो अनिरुद्ध ने जवाब दिया, कुछ नहीं भाई, कल लोहड़ी है इसलिए एक एम्प्लॉय मुझसे कल की छुट्टी मांग रहा था। लोहड़ी सुनते ही अभय को आयशा का ध्यान आया कि वो अब भी चंडीगढ़ में है अपने परिवार वालों के साथ। अच्छा ठीक है, मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ तेरी भाभी के पास। अभय अपने चेयर से उठ कर जा ही रहा था तभी अनिरुद्ध बोला, भाई वो मेरी भाभी नहीं है, आप उसे तलाक दे दो। क्यों? तो ऐसा क्यों कह रहा है? अभय अपने गुस्से को काबू करते हुए उससे बोला, क्योंकि वो हमारी माँ की कातिल की बेटी है। अनिरुद्ध ने बिना सोचे समझे अभय को जवाब दे दिया, आयशा मेरा प्यार है, वो मेरी ज़िंदगी है, मेरी पत्नी है और राठौड़ ख़ानदान की सबसे बड़ी बहू है और तेरी भाभी है, याद रखना इस रिश्ते को। ये बोलकर अभय वहाँ से चला गया। अगर आप इसे नहीं छोड़ेंगे तो इसे मरना होगा। माता की मौत का बदला मैं पूरे बेदी परिवार से लूँगा भाई, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा प्रण है। अनिरुद्ध अपनी आंखों के कोने से आंसू को पूछते हुए बोला। एपिसोड 143। 2 दिन बाद राठौड़ महल। आयशा और अभय से पूरे महल में पिछले 2 दिन से कोई बात नहीं कर रहा था क्योंकि वो त्यौहार के समय अपने ससुराल में मौजूद नहीं थी और अभय से इसलिए बात नहीं कर रहे थे क्योंकि अभय भी उसके साथ शामिल था। अभय तो उसे लेने के लिए चंडीगढ़ गया था मगर वो उसके साथ राजस्थान वापस नहीं आई, इसलिए वो भी उसके साथ ही वहीं रुक गया। कोर्ट जाने के लिए जब आयशा तैयार होकर नीचे आई तो उसने देखा कि सब नाश्ता कर चुके थे और उसे देखते ही वहाँ से उठकर चले गए सिवाय अधिराज के। आयशा ने अधिराज को गुड मॉर्निंग ग्रीट किया और वहाँ से जाने लगी मगर तभी अधिराज ने उसे आवाज़ लगाई और बोला, खाली पेट काम पर नहीं जाना चाहिए, नाश्ता कर आके। मैं तेरे लिए ही इंतज़ार कर रहा था, मैंने भी अभी तक नाश्ता नहीं किया है। अधिराज का ये कंसर्न देख आयशा हल्का सा मुस्कुराई और बोली, थैंक यू पापा मेरे लिए इतना सोचने के लिए, लेकिन मुझे सच में भूख नहीं है। क्यों नहीं है तुम्हें भूख? मैं तो यहाँ तुम्हारे लिए भूखा बैठा हूँ और तुम कह रही हो कि तुम्हें भूख नहीं है। पीछे से अभय की भी आवाज़ आई। अभय ने चेयर खींची और आयशा को उस पर बैठा दिया और फिर उसे नाश्ता सर्व करने लगा। धानी से कहकर, मैंने आज तेरे लिए चीज़ वाले आलू के पराठे बनवाए हैं, तुझे पसंद है ना बहुत? अधिराज बोला। तो चीज़ वाले पराठों के बारे में सुनकर आयशा भी काफ़ी खुश हो गई। थैंक यू पापा, इस जंग के मैदान में एक बस आप ही तो हैं जो हमेशा मेरा साथ देते हैं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हो, आयशा ने अधिराज से कहा। तो अभय बोला, ओ हेलो, ये महल का क्या तुम्हें जंग का मैदान लगता है? अभय उसे छेड़ते हुए बोला। तो आयशा ने तिरछी मुस्कान के साथ उसे जवाब दिया, हाँ कहा मैंने, क्योंकि ये महल घर नहीं जंग का मैदान है, ये परिवार नहीं है। मेरे घर में सब एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं, मगर यहाँ कोई किसी को नहीं समझता है, बस अपने पुराने ज़माने के बनाए हुए नियमों को ही सबसे ऊपर रखता है। तुम बताओ, मेरे भैया के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, मरते मरते बचे हैं वो। नम्रता ने इतना खेल खेला हमारी नाक के नीचे, हम लोग हमारा कोई त्यौहार ठीक से नहीं मना पाए, मगर तुम्हारे घर वालों को सिर्फ अपनी पड़ी है। तुम्हारे घर से तो कोई नहीं आया मेरे भैया को यहाँ तक मिलने के लिए, उनकी तबीयत के बारे में भी किसी ने नहीं पूछा। जब तुम्हारे घर वाले मेरे परिवार से रिश्ता नहीं निभाना चाहते हैं तो मुझसे भी कोई उम्मीद ना रखी जाए कि मैं तुम्हारे रिश्ते निभाऊं। और कौन से त्यौहार की बात कर रहे हो तुम्हारे घर वाले? हमारी शादी को 9 महीने बीत चुके हैं, 9 महीने में और भी त्यौहार आए थे,
तब किसी को ये याद नहीं था कि शादी के बाद मेरे ससुराल में सब कुछ फैला होगा। अचानक से कैसे याद आया सबको कि मैं बहू हूँ? मुझे तो कोई बैंड बाजी के साथ धूमधाम से भी नहीं लाया है इस घर में। तो फिर मैं किसी को सुनूं, क्यों सुनूं या समझूं? जितनी इज्जत मेरे घर वालों को मिलेगी उतनी ही इज्जत तुम्हारे घर वालों को मुझसे मिलेगी। आई बात समझ? आयशा ने सबको एक सांस में खरी खोटी सुना डाली। पीछे खड़ी जानकी और केतकी भी ये सब कुछ सुन चुकी थी। और कोई मुझ पर रौब झाड़ के तो दिखाए, मैं भी उसे फिर नज़ारे दिखाने में देर नहीं लगाऊंगी। आयशा ने ये बात जानकी को खास तौर पर सुनाई थी। आयशा की ये बात उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। उसने अपने हाथ में पकड़ी लठ उठाई आयशा को मारने के लिए, मगर तब तक अधिराज ने वो लठ पकड़ ली और अपनी मासा को आंखें दिखाते हुए बोला, ये क्या कर रही थी आप? बच्ची के ऊपर डंडा उठा रही थी मारने के लिए उसे। तू हट जा हमारे रास्ते से, बहुत गर्मी चढ़ी है इसे, सारी गर्मी निकाल दूंगी मैं आज इसकी घमंड का ने तो इसे इसकी घमंडी माँ ने तो इसे कुछ संस्कार नहीं दिए हैं, बड़े बुजुर्गों से बात करने की भी तमीज़ नहीं सिखाई है। जानकी ने फिर से लठ उठाई आयशा को मारने के लिए, मगर इस बार अभय ने वो लठ पकड़ ली और उसे शांत करवाते हुए बोला, दादी साहब ये क्या कर रही हैं आप बड़ी हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप पोता बहू पर हाथ उठाएं। नहीं है ये मेरी पोता बहू, निकाल इसे यहाँ से बाहर। जानकी ने आयशा के आगे से नाश्ते की प्लेट उठाकर फेंक दी और बोली, उठा अपना सामान और निकल हमारे घर से अभी के अभी, मनहूस की औलाद। जानकी की इतनी गंदी भाषा सुनकर आयशा के आंखों से मोटे मोटे आंसू बहने लगे। मासा, ये क्या कह दिया आपने उसे? ये बहू है इस घर की। अधिराज से होकर अपनी माँ से बोला, तो बदले में उसे जवाब दिया जानकी ने, मांग में सिंदूर लगाने से और गले में मंगलसूत्र पहनने से कोई लड़की बहू नहीं बन जाती, और ये इसके अंदर तो औरतों का एक भी लक्षण नहीं है, घर के मर्दों से बराबरी करती फिरती है, क्योंकि इसकी माँ ने ही इसे ये संस्कार दिए हैं, और इसकी माँ को ये संस्कार इसकी नानी से मिले हैं विरासत में। ये लड़की इस घर की तो क्या किसी के भी घर के बहू बनने के लायक नहीं है। जानकी की कही एक एक बात के लिए आयशा ने अपनी मुट्ठियाँ भींच ली। तभी जानकी ने आगे कहा, औरत है भी ये, मर्द लगती है पूरी की पूरी, ना तो इसकी शक्ल है और ना ही इसकी सूरत है, ना जाने क्या देख के मारे पोते ने इससे शादी कर ली। जानकी का इतना ही कहना था कि आयशा ने एक जोरदार थप्पड़ अभय के मुंह पर जड़ दिया। आयशा का थप्पड़ खाकर अभय और बाकी सब उसे हैरानी भरी नज़रों से घूमने लगे। तुमने मुझे? अभय अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि आयशा बोली, जिस औरत का पति नामर्द हो, जो अपनी पत्नी के खिलाफ अपशब्द सुन के अनसुना कर दे, उसके लिए स्टैंड ना ले सके, उस औरत को मर्द बनना पड़ता है। और फिर ये कहकर वो वहाँ से चली गई। अभय की आंखों से भी आंसू बहने लगे। वो अपनी दादी से बोला, मेरा घर चकनाचूर करने के बाद ही दम लेंगी क्या आप? फिर अपने पोते की आंखों में आंसू देख जानकी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो कुछ बोलने को ही थी, इतने में आयशा अपना बैग लेकर नीचे आ गई। अधिराज उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा और बोला, बेटा प्लीज़ मत जा। वो उसके आगे हाथ जोड़ने लगा, मगर आयशा की आंखें अब भी नम थी। वो बोली, मैंने आपको हमेशा मेरे पापा जैसे ही समझा है, मैं आपकी सारी बातें मान सकती हूँ, बस ये बात नहीं मान सकती। आपके कहने पर मैं यहाँ आई, पर आपके कहने पर नहीं रुक पाऊँगी। अब तो आप लोग मुझे हाथ जोड़कर ही बुलाएंगे ना, मैं तब भी इस घर में वापस नहीं लौटूंगी। और फिर दहलीज लांघने के लिए हुई, तभी वो पीछे पलटी और आसमान टूटने पड़ने वाली बात बोली, पूरे राठौड़ खानदान को मेरी बद्दुआ है। जिस तरह मैंने इसे घर में जिल्लत भरी ज़िंदगी जी है, वैसे ही इस ख़ानदान की बेटियां भी जिल्लत भरी ज़िंदगी जिए। जैसे मैं दुखी हूँ आज, इस ख़ानदान की बेटियां भी ऐसे ही दुखी रहे, बिल्कुल मेरी जैसी। चल चल, नाटक बंद कर अपना और फिर निकल यहाँ से। जानकी ने फिर से ऐठ भरे स्वर में आयशा से ये कहा। आयशा के जाने के बाद अभय घुटनों के बल नीचे फर्श पर गिर गया और बोला, बर्बाद कर दिया आपने मुझे, मेरे और आयशा के रिश्ते को चकनाचूर करके रख दिया आपने। तो दादी साहब पता नहीं किस घड़ी का बदला निकाल रही हैं आप मुझसे। नाम मारे लाठी सर, तू रो मत, मैं तेरे लिए एक बहुत अच्छी लड़की ढूंढूंगी और जो तेरी ज़िंदगी को संवार देगी तुझे।
जानकी अपनी बात पूरी कर ही रही थी, लेकिन तब तक अभय अपनी जगह से उठा और अपने आंसू साफ करते हुए बोला, अगर इस घर में मेरी बीवी के लिए कोई जगह नहीं है तो फिर मेरा क्या काम है यहाँ। मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ, जहाँ मेरी बीवी रहेगी मैं उसी के साथ रहूँगा। अभय भी ये बोलकर घर से बाहर चला गया। उसने गाड़ी स्टार्ट करी और आयशा को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। अपना भारी सा लगेज खींच खींच कर आयशा चले जा रही थी। वो अभी महल से ज़्यादा दूर नहीं गई थी। तभी अभय की नज़र आयशा पर पड़ी। उसने अपनी गाड़ी सीधा आयशा के आगे जाकर रोकी और गाड़ी का दरवाज़ा खोल कर बोला, अंदर बैठो। मगर आयशा ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, बस वो चले जा रही थी, क्योंकि इस वक्त उसकी नाक पर गुस्सा सवार था। अभय गाड़ी से नीचे उतरा और आयशा के आगे आकर खड़ा हो गया। गाड़ी में बैठो, हम हमारे घर जाएंगे, वहाँ से तुम्हें कोई नहीं निकालेगा बाहर। अभय ने उसके हाथ से उसका लगेज लिया और गाड़ी के अंदर रख दिया। अभय आयशा को लेकर राठौड़ मैंशन पहुंचा। काफ़ी महीनों बाद वो दोनों उस घर में वापस लौटे थे। उन दोनों को देखते ही सीमा और घर के बाकी नौकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। 2 कप कॉफ़ी ले आओ और साथ में नाश्ता भी लेके आना, अभय ने नौकरों से कहा और आयशा के पास जाकर बैठ गया। अपनी बाहों में आयशा को जकड़ते हुए बोला, मैं हूँ तुम्हारे साथ, हमेशा रहूँगा और तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा। इसलिए मैं तुम्हें कभी महल लेकर नहीं गया, क्योंकि मैं ये बात पहले से ही जानता था। ये एक दिन दादी सा तुम्हें घर से ऐसे ही बाहर निकाल कर फेंक देंगी। या तो तुम अपने परिवार को चुनो या मुझे चुनो, इस पार या फिर उस पार, फैसला तुम्हारा है। आयशा रूखे से स्वर में अभय से बोली, ऑफ कोर्स तुम्हारे साथ रहूँगा मैं। इस घर के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। जिसे हमारी ज़रूरत होगी वह हमारे साथ यहाँ आकर रह सकता है। तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अभय आयशा का सिर प्यार से सहलाते हुए बोला। वहीं हाईवे से थोड़ी ही दूरी पर सायशा की गाड़ी ख़राब हो गई अचानक से। ऊपर से उसकी फ़ोन के नेटवर्क भी नहीं आ रहे थे जिससे वो किसी को कॉल करके हेल्प मांग सके। अभय से वहाँ से हाईवे से कई गाड़ियाँ गुजर रही थी, मगर मजाल हो कि किसी ने भी उसे लिफ्ट दी हो। वो पिछले आधे घंटे से उस जगह पर ही फंसी पड़ी थी, मगर कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। ये यार, अब मैं क्या करूं? सायशा इधर उधर घूमने लगी, टेंशन में, दिमाग में जोर डालते हुए। तभी वहाँ पर 4 बाइक आ गईं, जिसमें 6 लड़के थे। वो सारे के सारे किसी गुंडे से कम नहीं लग रहे थे। उनमें से एक के हाथ में चाकू था, तो दूसरे के हाथ में बंदूक और तीसरे के हाथ में एसिड की बोतल। उन सब ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। उनमें से एक आदमी बोला, जाओ इसका हाथ पकड़ लो। सायशा काफ़ी ज़्यादा घबरा चुकी थी उन लोगों को देखकर, यहाँ तक कि उसके भागने के लिए भी अब कोई रास्ता नहीं बचा था। सबसे पहले तो इसका थोबड़ा बिगाड़ने को बोला है बॉस ने। वो आदमी बोला तो सायशा की आंखें भर आईं। गिड़गिड़ाते हुए बोली, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम लोगों का? मैं तो तुम लोगों को जानती तक नहीं हूँ। तभी दूसरा वाला आदमी बोला, मुंह बंद कर अपना। वो लोग उसको बुरी तरह से उस पर चिल्ला गए और उसके ऊपर एसिड फेंकने ही वाले थे कि तभी एक गाड़ी स्पीड में आई और एसिड की बोतल पकड़े हुए लड़के को अपनी गाड़ी से उड़ा दिया। कुछ ही दूरी पर जाकर वो आदमी जा गिरा और पूरी सड़क पर खून ही खून फैल गया। गाड़ी से बाहर अनिरुद्ध निकला तो उसे देखते ही सायशा फुसफुसाई, अनिरुद्ध। वो काफ़ी ज़्यादा हैरान थी इस वक्त उसे अपने सामने देखकर। जान प्यारी है? अगर है तो भाग लो यहाँ से, नहीं तो बाकी के तुम 5 भी मैं ऊपर पहुँचाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाऊंगा। अनिरुद्ध धीमे कदमों से उन लोगों की तरफ बढ़ रहा था। वैसे ही उन लोगों की पकड़ सायशा पर ढीली होती जा रही थी। अनिरुद्ध जब अब उन लोगों से थोड़ी ही दूर था, उनकी पकड़ सायशा पर से ढीली हो गई और फाइनली उसे छोड़कर वो लोग वहाँ से भाग गए। मगर अनिरुद्ध ने भागने का मौका ही नहीं दिया और एक के बाद एक गोलियों से उन सबको मार गिराया। उनमें से एक का कॉलर पकड़कर अनिरुद्ध ने उसके मुंह से के अंदर बंदूक डालते हुए पूछा, बता किसने भेजा था तुम लोगों को यहाँ इस लड़की को परेशान करने के लिए?
अनिरुद्ध ने जैसे ही उसके मुंह से बंदूक बाहर निकाली तो उसने अनिरुद्ध के कान में उस तक्ष का नाम लिया, जिसे सुनकर अनिरुद्ध ने गुस्से से अपनी मुठ्ठियाँ भींच ली और बोला, अब तुम्हें मुझसे भगवान भी नहीं बचा पाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।